महाराणा प्रताप की तकनीक से बचेगा यूक्रेन, लेकिन क्या अब ज़ेलेंस्की ने कर दी बहुत देर? क्या है अकबर को धूल चटाने वाले युद्ध की तकनीक? दोस्तों, रूस यूक्रेन की जंग में अब जबकि दिनों दिन दोनों देशों के नुकसान के आंकड़े सामने आते जा रहे हैं, दिनों दिन जब यूक्रेन के घुटने के चटखने की आवाज पूरी दुनिया में सुनाई देना और तेज हो गई है, दिनों दिन रूस की ओर से परमाणु हमले की आशंका जोर पकड़ने लगी है। ऐसे में दुनिया ये सोच रही है कि आखिर कैसे सुपर पावर रहे रूस के जबड़ों को यूक्रेन ने 10 दिन तक अपने हाथों से थामे रखा। क्या यूक्रेन से कोई जरा सी रणनीतिक चूक हो गई है, वरना वो रूस के चूल्हे हिला देता? क्या ज़ेलेंस्की से कोई ऐसी गलती हो गई है जिसका खामियाजा पूरा यूक्रेन भुगत रहा है? दोस्तों, ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि जिस जज्बे और दिलेरी से यूक्रेन ने रूस जैसी महाशक्ति का सामना किया है, वो दुनिया को आश्चर्यचकित कर रहा है। अब दुनिया यूक्रेनियों की तुलना अतीत के उन दिलेरों से करने लगी है जिन्होंने अपनी इच्छा शक्ति और जंग लड़ने की खास तकनीक के बूते अपने से बेहद सुसज्जित और बेहद सुव्यवस्थित फौजों को धूल चटा दी है। युद्ध की ऐसी तकनीक जिसे महाराणा प्रताप ने अकबर के खिलाफ इस्तेमाल किया था और अकबर की फौज के हौसले पस्त कर दिए थे। युद्ध की ऐसी तकनीक अमेरिका जिसे अब तक नहीं सीख सका है। युद्ध की ऐसी तकनीक 16वीं शताब्दी से भारत जिसका महारथी रहा है। आप सोच रहे होंगे कि आखिर इस जमाने में महाराणा प्रताप के काल के युद्ध की कौन सी तकनीकी थी जो यूक्रेन के काम आ सकती थी? वो कौन सी ऐसी तकनीक है जो अमेरिका के पास नहीं है लेकिन भारत उसका महारथी है? तो दोस्तों, आपको इस बारे में और ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। इस वीडियो में हम आपको देंगे इन्हीं सवालों के जवाब कि आखिर वो कौन सी युद्धक तकनीक है जो यूक्रेन को रूस पर भारी साबित कर सकती थी। हम आपको ये भी बताएंगे कि आखिर कैसे यूक्रेन रूस को धूल चटा सकता था। आप इस वीडियो में ये भी जानेंगे कि आखिर ज़ेलेंस्की ने वो कौन सी गलती कर दी जिसका खामियाजा पूरा यूक्रेन भुगत रहा है। अब जबकि कीव पर रूस की घेराबंदी और मजबूत हो गई है, रूसी बमबारी में यूक्रेन के शहर खंडहर बनते जा रहे हैं। रूसी सेना एक एक कर यूक्रेन के शहरों को निशाना बना रही है। इस जंग में यूक्रेन जिस नाटो के भरोसे कूदा था, वो भी उसे पीठ दिखा चुका है। बाइडेन ने ज़ेलेंस्की को युद्ध में बीच मझधार में छोड़ दिया और जंग थमने न पाए इसके लिए यूक्रेन को असलहों से पाट दिया है। इन हथियारों के सहारे धीरे धीरे एक एक करके कम होते यूक्रेनी रूस के साथ जंग में बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं। इतने दिनों में रूस ने यूक्रेन के पूर्वी शहरों को बमों से फाड़ दिया है। यूक्रेनी राष्ट्रपति की अदूरदर्शिता के कारण यूक्रेन के फौजी बेमौत मारे जा रहे हैं। लिहाजा किसी सेफ जगह छिपकर बैठे प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की लगातार आम लोगों से बंदूकें उठाने की अपील कर रहे हैं ताकि रूस से सामना किया जा सके। ज़ेलेंस्की की अपील के बाद 1 लाख से ज्यादा लोग अपने वतन की हिफाजत के लिए आगे भी आए हैं, लेकिन प्रॉपर ट्रेनिंग की कमी के चलते उनकी सीमाएं भी हैं। यूक्रेन का आम आदमी आर्मी के हथियार चलाना नहीं जानता है। युद्ध के प्रोटोकॉल क्या होते हैं सिविलियंस को नहीं पता है। कैसे कम से कम जोखिम उठाए हुए भी जंग में बढ़त बनाई जा सकती है, आम आदमी ये भी नहीं जानता है। लेकिन जिस दिलेरी से इन कमियों के बाद भी यूक्रेन के लोगों ने अपने मुल्क के हिफाजत में हथियार उठाए हैं, वो तो यही साबित करता है कि ज़ेलेंस्की के सेना के कारण यूक्रेन को खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। अगर किसी दूरदर्शी नेता के हाथ में यूक्रेन की बागडोर रही होती तो शायद यूक्रेन की धरती पर जंग का पहाड़ न टूट पड़ता। लेकिन हकीकत यही है कि यूक्रेन रूस के बूटों तले रौंदा जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ ज़ेलेंस्की की अदूरदर्शिता के कारण। ऐसे में वैश्विक कूटनीति के जानकार ये बातें कर रहे हैं कि इस मुश्किल वक्त में ज़ेलेंस्की को फिनलैंड जैसे छोटे से देश से सीखना चाहिए था, जिसने 80 साल पहले अपने आम नागरिकों के दम पर रेड आर्मी को न सिर्फ टक्कर दी थी बल्कि उसे वापस लौटने पर भी मजबूर कर दिया था। क्या है फिनलैंड वाली 80 साल पुरानी कहानी और कैसे फिनलैंड के लोगों ने महाराणा प्रताप वाली युद्ध की टेक्निक अपनाकर दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए थे? वीडियो में आपको इस सवाल का जवाब देंगे, लेकिन उससे पहले आप ये जान लीजिए कि यूक्रेन अपने राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की अदूरदर्शिता का खामियाजा कैसे भुगत रहा है। क्योंकि यूक्रेन पर रूस ने हमला एकाएक या रातों रात नहीं किया है। पुतिन यूक्रेन को कई बार चेतावनी दे चुके थे कि वो बाज आए, वो सुधर जाएं, लेकिन यूक्रेनी राष्ट्रपति ने इन अल्टीमेटम्स को हल्के में लिया। ज़ेलेंस्की की अदूरदर्शिता के कारण यूक्रेन भविष्य की किसी भी संभावित जंग के लिए खुद को तैयार नहीं कर पाया, जिसका नतीजा पूरी दुनिया देख रही है। यूक्रेनी सैनिकों की तादाद धीरे धीरे घटती जा रही है। सोल्जर्स माइनस के तापमान में रूस जैसी बड़ी ताकत का सामना कब तक कर सकेंगे? लिहाजा अब ज़ेलेंस्की ने अपने सिविलियंस को यूक्रेन के लिए जंग लड़ने के लिए मैदान में उतार दिया है। यानी इस जंग में यूक्रेन के पास अब सिर्फ अपने नागरिकों का सहारा है। लेकिन जिन सिविलियंस को ज़ेलेंस्की ने जंग की भट्टी में झोंक दिया है, उन्हें हथियार चलाने ही नहीं आते हैं, मगर फिर भी वो रूस के सामने डटे हुए हैं। इन सब के बीच ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या ज़ेलेंस्की ने इस प्लान पर काम करने में देर तो नहीं कर दी है? क्योंकि पुतिन का डर कुछ इस कदर है कि दुनिया के सबसे ताकतवर फौजी संगठन नाटो ने भी अपने पैर पीछे खींच लिए हैं। खुद को दुनिया का सुपर पावर कहने वाला अमेरिका के फ्यूज उड़ गए। वो हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है कि पुतिन के ललकार का जवाब दे सके। लिहाजा यूक्रेन को लग गया है कि अब उनके सामने आर या पार की लड़ाई के सिवाय कोई चारा नहीं बचा है। लिहाजा यूक्रेनी अड़ गए हैं। यूक्रेन की छोटी सी सेना पुतिन के विशाल फौज को कड़ी टक्कर दे रही है। इस छोटी सी सेना ने कीव की तरफ बढ़ रहे रूस की रफ्तार रोक दी है। अब रूस को जिसका सबसे ज्यादा डर है वो यूक्रेन की सेना नहीं, यूक्रेन के आम लोग हैं। वो लोग जो कभी खेतों में फसल उगाया करते थे, जो कभी दफ्तर जाते थे, जो फैक्ट्री और मिलों में काम करते थे और अपने परिवार के साथ वक्त बिताते थे।
जब देश के वजूद पर खतरा आया तो इन्हीं लोगों ने हथियार उठा लिया है। सिविलियंस का हथियार उठाना दुनिया के इतिहास में कोई पहली बार नहीं है। ऐसा कई मौकों पर देखा गया है, लेकिन ऐसा तो विरले ही हुआ है कि सिविलियंस को बिना तैयारी के जंग में उतार दिया गया हो। दोस्तों, इससे आगे का घटनाक्रम जानने के लिए आपको फिनलैंड की बहादुरी की कहानी जाननी जरूरी हो जाती है, जिसे बताने का हमने आपसे वादा किया था। तो वक्त था 80 साल पहले सेकेंड वर्ल्ड वॉर का दौर। उस समय सोवियत संघ यानी अब के रूस को हिटलर के खिलाफ जर्मनी पर हमला करना था। रास्ता फिनलैंड से होकर जाता था। रूस ने फिनलैंड से रास्ता मांगा, लेकिन फिनलैंड ने रूस से अपनी पुरानी रंजिश के चलते रास्ता देने से इनकार कर दिया। इस पर रूस ने फिनलैंड पर चढ़ाई कर दी। 1939 में फिनलैंड और सोवियत संघ के बीच हुए इस युद्ध को विंटर वॉर के नाम से जाना जाता है। इस युद्ध में फिनलैंड के आम लोगों ने रूस के दांत खट्टे कर दिए थे। उन्होंने युद्ध की वो शैली अपनाई जिसे महाराणा प्रताप ने अकबर के खिलाफ इस्तेमाल किया था। वो शैली थी गुरिल्ला वॉरफेयर की। जी हां, गुरिल्ला युद्धक शैली या छापामार शैली। दोस्तों, आप गुरिल्ला युद्ध को उसी तरह समझ सकते हैं जैसा आप छिपकर किसी शख्स का इंतजार करें और जैसे वो आपके पास आए आप उसके सामने आकर उसे भौचक्का कर दें। उसे अंदाजा ही ना हो कि आप वहीं पास में छिपकर उसका इंतजार कर रहे हैं। गुरिल्ला युद्ध या छापामार युद्ध की भी यही खासियत है। इस स्टाइल में फिनलैंड ने दुश्मन देश की फौज को अपने देश की सीमाओं के भीतर आने से रोका नहीं, बल्कि छिपकर उनका इंतजार किया। जैसे दुश्मनों के टैंकों का आगे बढ़ना रुका, सोल्जर्स टॉयलेट के लिए या खाना बनाने और आराम करने के लिए बाहर आए, तो बस फिनलैंड के गुरिल्ला उन पर टूट पड़ते थे। इसी शैली में युद्ध करके फिनलैंड की गुरिल्ला सेना ने मिसाल कायम कर दी थी। पोलैंड और बाल्टिक देशों ने भी आगे चलकर ये मॉडल एडॉप्ट किया, लेकिन चैन की बंसी बजाते यूक्रेन ने शायद ये सीख पहले नहीं ली। अब जब रूस की सेनाएं यूक्रेन की छाती पर मूंग दल रही हैं, पुतिन यूक्रेन को अपने सामने सरेंडर देखना चाहते हैं, तब जेलेंस्की ने यूक्रेन के लोगों से रूस के खिलाफ हथियार उठाने की अपील कर डाली। यूक्रेन की माटी में पैदा होने का कर्ज उतारने के लिए वहां के कलम संभालने वाले हाथों में क्लानिशकोव राइफलें नजर आने लगी। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की लगातार आम लोगों से इस युद्ध में उतरने और हथियार उठाने की अपील कर रहे हैं। ज़ेलेंस्की को जब नाटो ने नो बोल दिया और बाइडेन बहाना बनाकर यूक्रेन को जंग में धकेल गया, तब ज़ेलेंस्की रूस के खिलाफ गुरिल्ला वॉर की तैयारी कर रहे हैं। यूक्रेन सरकार ने अपने लोगों को हथियार थमा दिए हैं ताकि अगर रूस की सेना कीव में घुसे तो उसे घेर कर मारा जा सके। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की अपील के बाद यूक्रेन के लोग भी गुरिल्ला वॉर की तैयारी में जुटे दिखे। रूसी सैनिकों पर हमले के लिए पेट्रोल बम बनाए जा रहे हैं ताकि दुश्मन पर शोले बरसाए जा सके और उन्हें जलाकर जहन्नुम का रास्ता दिखाया जा सके। और यही रूस का सबसे बड़ा डर है, क्योंकि उसके दिमाग में आज से 80 साल पहले लड़ा गया एक युद्ध भी फ्लैशबैक की तरह चल चुका है। इतिहास में विंटर वॉर या फर्स्ट सोवियत फिनिश वॉर के नाम से जानी जाने वाली ये जंग भी आम लोगों ने ही लड़ी थी, और उस युद्ध में भी सोवियत संघ रूस को कुछ हासिल नहीं हुआ था। 1939 में दूसरा विश्व युद्ध बस शुरू ही हुआ था। लेनिनग्राद की सुरक्षा और सामरिक जरूरतों के लिए सोवियत संघ ने फिनलैंड से कुछ इलाके मांगे। पुरानी रंजिश की वजह से फिनलैंड ने साफ इनकार कर दिया। जवाब में सोवियत रूस ने फिनलैंड पर हमला कर दिया। सोवियत संघ के सामरिक शक्ति के सामने फिनलैंड की कोई हैसियत नहीं थी, चाहे सैनिकों की बात हो या हथियारों की। रूस और फिनलैंड का कहीं से कोई मुकाबला नहीं था। रूस के पास 2 गुने से भी ज्यादा सैनिक थे। उनके पास कुल 6500 टैंक थे, जबकि फिनिश सेना के पास सिर्फ 32। रूस के पास करीब 4000 लड़ाकू विमान थे, जबकि फिनलैंड के पास सिर्फ 114। लेकिन फिर भी फिनलैंड पूरी तरह से तैयार था। उसने अपने आम नागरिकों के दम पर रूस के दांत खट्टे कर दिए। फिनलैंड के पास करीब 1,80,000 आम लोगों की गुरिल्ला आर्मी थी। इनके पास हथियार भले ही हल्के थे, लेकिन हिम्मत भरपूर थी। इन लड़ाकों ने सोवियत रूस के खिलाफ गुरिल्ला वॉरफेयर की रणनीति को अपनाया। काफिले में चल रहे रूसी सैनिकों पर घात लगाकर हमले किए। रेड आर्मी को दुश्मन सेना से आमने सामने की लड़ाई की ट्रेनिंग मिली थी। वो इस गुरिल्ला युद्ध के लिए तैयार ही नहीं थे। धीरे धीरे सोवियत सैनिकों के हौसले पस्त होने लगे। मुट्ठी भर फिनिश नागरिकों ने रेड आर्मी को 3.5 महीने तक कड़ी टक्कर दी। अंत में सोवियत रूस को शांति समझौते के लिए मजबूर होना पड़ा। 13 मार्च 1940 को दोनों के बीच मॉस्को पीस ट्रीटी साइन की गई, लेकिन इस युद्ध में सोवियत सेना को भारी नुकसान पहुंचा। रेड आर्मी की इंटरनेशनल बेइज्जती हुई, इसकी इमेज पर भी बुरा असर पड़ा और कहा जाता है कि रेड आर्मी की इस हश्र के बाद हिटलर ने भी सोवियत रूस पर हमले का मन बना लिया। तब से करीब 80 साल बाद एक बार फिर वैसे ही हालात हैं। रूस और यूक्रेन आमने सामने हैं और जंग की वजह भी काफी हद तक विंटर वॉर जैसी ही हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की लगातार अपने नागरिकों से रूस का मुकाबला करने और हथियार उठाने की अपील कर रहे हैं। उनकी इस अपील का असर भी हुआ है। हजारों आम नागरिक इस जंग में कूद चुके हैं, लेकिन सवाल की क्या यूक्रेन देर कर चुका है। फिनलैंड को सोवियत के साथ जंग का पहले से ही अंदेशा था, इसलिए उसने पहले विश्व युद्ध के दौरान ही अपने लोगों को मिलिट्री ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी थी। धीरे धीरे उसके पास आम नागरिकों की एक गुरिल्ला आर्मी तैयार हो चुकी थी। इसी सेना ने फिनलैंड को 1918 में सोवियत के कब्जे से आजाद करवाया और करीब 20 साल बाद जब रेड आर्मी ने फिनलैंड पर दोबारा हमला किया तो इससे गुरिल्ला सेना ने उसका रास्ता भी रोका।
यूक्रेन को भी रूस के इरादे अच्छे से पता थे। उसे अच्छी तरह पता था कि वो सालों से रूस की आंख में खटक रहा है, लेकिन फिर भी वो पश्चिमी देशों के खासकर नाटो के आश्रय बैठा रहा। और अब नाटो भी मुसीबत में उसे अकेला छोड़ चुका है। हालांकि यूक्रेन और वहां के लोग हथियार डालने को तैयार नहीं है। वो हर कदम पर रूसी सेना को कड़ी टक्कर दे रहे हैं, लेकिन अब शायद काफी देर हो चुकी है, क्योंकि इन कामकाजी आम नागरिकों के पास न तो कोई मिलिट्री ट्रेनिंग है और न ही वो आधुनिक हथियार चलाने में माहिर है। ऐसे में ये लोग सिर्फ अपने हौसले और देश के प्रति जज्बे के दम पर बेहद प्रशिक्षित और मजबूत रूसी सेना से टकरा रहे हैं। लेकिन जंग सिर्फ हौसले से नहीं लड़ी जाती, उसके लिए हथियार और रणनीति का होना भी जरूरी है। और हमारे देश के परिप्रेक्ष्य में ये दोनों चीजें हमें विरासत में मिली हैं। दोस्तों, जिस गुरिल्ला वॉरफेयर की बात की जा रही है, दुनिया का मुखिया होने का दावा करने वाला अमेरिका भी उसके सामने कई बार सरेंडर कर चुका है। पहली बार तो वियतनाम युद्ध के दौरान। दरअसल उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम के वजूद के वक्त जब दोनों पक्षों में भयंकर संग्राम चल रहा था, तो मित्र सेनाओं को अमेरिका ने बैकअप दिया था। 1956 में जेनेवा संधि के दौरान अमेरिका ने वादा किया था कि वो वियतनाम की एकीकरण के लिए चुनाव कराएगा, लेकिन वो मुकर गया। जिसके बाद उत्तरी वियतनाम इलाके में 1964 में टोंकिन की खाड़ी में खड़े 2 अमेरिकी जहाजों पर हमला हो गया। इससे भन्नाए अमेरिका ने उत्तरी वियतनाम के खिलाफ ऑपरेशन थंडर छेड़ दिया। उत्तरी वियतनाम पर जो बम बरसाए गए वो पर्ल हार्बर का बदला लेने के लिए अमेरिका द्वारा बरसाए गए बमों की संख्या का 4 गुना ज्यादा थे। उत्तरी वियतनाम के लोग अपने देश के लिए मरने मारने पर उतारू हो गए। 4 साल की जंग के दौरान वियतनामियों ने गोरिल्ला वॉरफेयर में महारत हासिल की और उत्तरी वियतनाम को अमेरिकी सैनिकों की कब्रगाह बना दिया। भले ही अमेरिका हवा से बम बरसा रहा हो, लेकिन जमीन पर उसके सैनिकों के हौसले वियतनाम के गोरिल्लों ने पस्त कर दिए। अमेरिका के 58,000 सैनिक मारे जा चुके थे। उस पर अपने सैनिकों को वापस बुलाने का दबाव बढ़ रहा था। अंत में जनवरी 1973 में अमेरिका और उत्तरी वियतनाम के बीच एक शांति संधि हुई। इस संधि के साथ ही अमेरिका और वियतनाम के बीच युद्ध का अंत हो गया। युद्ध में दोनों पक्षों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। वियतनाम के करीब 20 लाख लोगों के मारे जाने और 30 लाख के करीब लोगों के घायल होने का अनुमान है। करीब 1 करोड़ 20 लाख लोगों ने दूसरे देशों में शरण ली। अमेरिका को अरबों डॉलर खर्च करना पड़ा और उसके करीब 58,000 सैनिक मारे गए। इस जंग को अमेरिका की हार के रूप में ही ठीक उसी तरह से देखा जाता है जैसे कि अफगानिस्तान में तालिबान आतंकियों के हाथ अमेरिका हारा और उसे रात के अंधेरे में मुंह छिपाकर अफगानिस्तान से निकलना पड़ा। यहाँ पर भी अमेरिका के पास बेहद अत्याधुनिक हथियार तो थे, लेकिन अफगानिस्तान की ज्योग्राफिकल जानकारी न होना अमेरिकी सोल्जर्स के लिए सबसे बड़ा सेटबैक बन गया। तालिबानी आतंकियों को अफगानिस्तान के हर एक पहाड़, हर एक दर्रे, हर एक पनाह की जानकारी थी, जहां से छिपकर वो अमेरिकी सैनिकों का शिकार कर रहे थे। वो खुद अमेरिकी सैनिकों पर अटैक नहीं करते थे, वो तो छिपकर बस इंतजार करते थे। अमेरिकी सैनिक उनकी रेंज में आए और वो उन्हें भौचक्का करके उनका काम तमाम कर डालते थे। दोस्तों, गुरिल्ला वॉरफेयर की यही तकनीक भारतीयों को विरासत में मिली है, जिसका इस्तेमाल आपने हालिया वक्त में डोकलाम और गलवान में भी देखा था। यहाँ पर संख्या में कम और निहत्थे भारतीय सैनिकों ने चीनी सैनिकों की कब्र खोद दी थी। इसलिए चीन भारत से इस कदर डरता है कि सीमा विवाद में वो खुलकर मुकाबला करने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाता। गुरिल्ला वॉरफेयर की ऐसी ही नजीर बालाकोट एयर स्ट्राइक के दौरान भी दिखाई दी थी। दुश्मन को अचानक से भौचक्का करके भारतीय फाइटर प्लेन्स ने पाकिस्तान में आतंकियों के ठिकाने जलाकर राख कर दिए थे। और जब तक पाकिस्तान को इस बात की भनक लगी, तब तक खेल हो चुका था। लेकिन अफसोस, उन उदाहरणों से सीख लेने में यूक्रेन ने बहुत देर कर दी है। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की किसी अदूरदर्शिता का खामियाजा अब यूक्रेन की देशभक्त जनता भुगत रही है।